सो दिस इज अ वीडियो सीरीज ऑफ टीचर्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जिसमें हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पढ़ने पढ़ाने के तरीके के ऊपर जिसमें याद करने और रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अक्सर बच्चों के लिए बहुत से कोर्सेज लेते हैं जहाँ पर हम बच्चों को अलग अलग टेक्निक सिखा रहे होते हैं। बच्चों के लिए हम तरह तरह की वीडियोस डिस्कवर करते हैं जिसमें हम सिखाते हैं बच्चों को कि बेटा तुम ऐसे पढ़ाई करो, तुम ऐसे पढ़ाई करो। लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में टीचर्स के लिए बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है जहाँ पर टीचर्स को ये सिखाया जाए कि एक्चुअली आपको पढ़ाना कैसे है, और वो भी प्रैक्टिकल तरीके से, जो कि क्लास में एप्लीकेबल हो, क्लास में इम्प्लीमेंटेबल हो। कि एक्चुअल क्लास में जब एक टीचर हो और उसके सामने 40 बच्चे बैठे हो तो क्लास में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के तरीके को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, मेथोडोलॉजी को लेकर के टीचर को काम करना चाहिए। तो ये टीचर्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की पूरी वीडियो सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बताएंगे वो प्रैक्टिकल एप्लीकेबल मेथड्स जिनको इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं कि बच्चों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे बड़ी चीज उनको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे खास चीज ये कि उनको किसी भी एग्जाम से कभी डर नहीं लगेगा क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आप उनका कभी भी एग्जाम लें, यानी वो एवर रेडी अपने हर एग्जाम के लिए होंगे। तो ये कैसे होगा इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली वीडियो पे हम बात करेंगे आज याद करने और समझने के ऊपर। हमने इसके पहले बहुत सारी वीडियोस में ये डिस्कस किया कि हर वो चीज जो हमको समझ में आ जाती है उसे हमें याद नहीं करना होता, और हर वो चीज जो हम याद कर रहे हैं इसका मतलब वो समझ में नहीं आई थी, क्योंकि समझना और याद करने दोनों अलग अलग रास्ते हैं बिल्कुल। कई बार लोग याद करने को और रटने को अलग अलग चीज समझते हैं जबकि एक ही है। आप चाहे रट रहे हैं, आप चाहे याद कर रहे हैं, चाहे आप लर्न कर रहे हैं, चाहे आप रिवाइज कर रहे हैं, चाहे आप चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये सब कुछ एक ही है। ये सब कुछ रट्टाफिकेशन का प्रोसेस है, मेमोराइजिंग का प्रोसेस है, याद करने का प्रोसेस है। तो एक तरफ ये सारी चीजें हैं जहां पर आपको याद करना है, रटना है, रिवीजन करना है ना, मेमोराइज करना है, और दूसरी तरफ है समझना, जहां पर आप किसी भी चीज को एक बार पढ़ें और इस तरीके से पढ़ें कि आपके माइंड में वो चीज प्रोसेस हो जाए। तो एक तरफ मेमोराइजिंग की हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं कि कैसे मैं किसी भी चीज को पढ़ूं, कैसे कोई भी बच्चा किसी भी चीज को पढ़े तो वो उसको प्रोसेस कर ले बजाय मेमोराइज करने के, वो बजाय उसको याद करने के, बल्कि वो समझे, और समझे इस तरह से कि वो चीज का नॉलेज जो वो गेन करे वो लाइफ लॉन्ग हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं ज्ञान वो नहीं है जो खराब हो जाए, ज्ञान वो नहीं है जो क्षणिक रहे, बल्कि ज्ञान वो है जो जीवन पर्यंत रहे। और आज में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ में यही है कि जो उनका ज्ञान है, वो जो नॉलेज स्कूलों में गेन करने के लिए जा रहे हैं, जिस इंटेंशन से वो जा रहे हैं वो इंटेंशन पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी नॉलेज टेम्परेरी रह जा रही है, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए चीज़ों को याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में गड़बड़ है। इस वजह से बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा है, इस वजह से बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो क्या प्रॉब्लम है, मेथड कहाँ पे गड़बड़ है और इसमें हम क्या चेंज लेकर आ सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करें। तो अभी हमने जैसे कि बात करी कि याद करना और समझना ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें। अगर कोई भी चीज़ याद करी जाएगी तो वो भूलना निश्चित है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपने समझ ली है तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगी ही रहेगी। अब टीचर्स अक्सर ये कहते हैं कि सर हम तो बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, और बच्चों को वो चीज़ समझ में भी आ जाती है। अब ये सबसे बड़ी गलतफहमी है सभी टीचर्स की कि वो बहुत अच्छे से समझाते हैं और बच्चों को वो चीज़ समझ में आ जाती है। अगर वाकई ऐसा है कि आपने समझाया है और बच्चों को समझ में आ गया है, तो वो चीज़ तो फिर उसके पास लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। उसको तो फिर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन उसे याद करने की भी ज़रूरत पड़ती है और रिवीजन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। इस बात से ये सिद्ध होता है कि आपने जो समझाया था वो उसे समझ नहीं आया। वो उसे लगा ज़रूर था, उसको आभास हुआ इस चीज़ का, उसको ऐसा ऊपरी तौर पे लगा, ये उसकी इमेजिनेशन है, उसकी कल्पना है कि उसको लग रहा है कि उसको समझ में आ गया। और ये आपका भी भ्रम है कि आपने ऐसा मान लिया कि हाँ, बच्चों को समझ में आ गया, जबकि ये प्योर मिथ है, ये सच्चाई नहीं है। अगर वाक़ई बच्चों को वो चीज़ आपके समझाने से समझ में आ जाएगी, तो उसे फिर वो रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक चीज़ सोच कर के बताइए, आपने कोई लेक्चर दिया, आपने किसी टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से किसी चीज़ को समझाया, बच्चों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, राइट? एक्सप्लेन जब आप करते हैं, उसके बाद बच्चे उसको नोट्स के रूप में नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर लिखाते हैं बच्चों को, बच्चे उसके क्वेश्चंस और आंसर लिख लेते हैं, चाहे बुक से लिखें, चाहे आप बताएँ तब लिखें, या चाहे आप बोर्ड पे लिखते हैं और बच्चों को उसको लिख लें। अगर कोई चीज़ बच्चे को समझ में आ गई, तो उसने वो लिखी है या नहीं लिखी है, क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा? ज़ाहिर-सी बात है नहीं, क्योंकि उसको वो चीज़ समझ में आ गई है, और जो चीज़ हमें समझ में आ गई यानी कि वो माइंड में है, और माइंड में है तो हम कभी भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगर हमें वो चीज़ समझ में नहीं आई और वो चीज़ हमने सिर्फ़ नोटबुक में लिख रखी है, तो क्या उसको लिखने का कोई फ़ायदा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पहला स्थान जो है वो नोटबुक को दिया, ना कि माइंड को दिया। हमने पहले वो चीज़ लिखने का प्रयास किया, और क्योंकि हमने पहले वो बहुत सारा कुछ लिख लिया, अब इसीलिए हमारा मन भी नहीं करता कि हम उसको दोबारा उठा करके देखें। जैसे आप देखते होंगे अक्सर टीचर्स जो है, जब किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं, किसी सेमिनार को अटेंड करते हैं, या कोई भी आम जनता, जब आप चीज़ों को लिख रहे होते हैं डायरी में, बहुत सारे नोट, बहुत सारे पॉइंट्स आप लिखते हैं, बहुत सारे, जब आप वीडियोज़ देखते हैं तो स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं, बहुत सारे थॉट्स को सेव करके रख लेते हैं। क्या आप उनको दोबारा पलट के देखते भी हैं कभी?
या और आगे और आगे और सेव करने को लेके और लिखने को लेके और स्क्रीनशॉट्स के पीछे बढ़ते चले जाते हैं। तो जब आप अपनी पुरानी चीजें जो आपने सेव करी थी उसको दोबारा उठा के नहीं देखते, तो बच्चे भी उन नोट्स को दोबारा समझने की कोशिश नहीं करते, वो सिवाय इनको रटने के और कुछ नहीं करते। एग्जाम से पहले वो नोट्स काम आते हैं याद करने के, रिवीजन करने के, रट्टा लगाने के, और कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आप चीजें बच्चों को लिखा रहे हैं और बच्चे उस चीज को लिख रहे हैं। पहला काम माइंड को देना है, ना कि नोटबुक को देना है। अगर बच्चे को वो चीज समझ में आ गई तो आपने भले क्लास वर्क में लिखाया हो या ना लिखाया, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चा उसको स्वतः लिख सकता है। और अगर वो चीज उसको समझ नहीं आई तो आप कितना मर्जी कॉपी भराते रहिए, उस कॉपी को भराने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हिंदुस्तानी सिस्टम में जो स्कूली सिस्टम हमारा चल रहा है उसमें सबसे बड़ी कमी यही है कि बच्चे नोटबुक भरते रहते हैं, पन्ने भरते रहते हैं, उनकी सालों साल कॉपियों के ढेर लग जाते हैं। कॉपियों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, कॉपी में ढेर सारा ज्ञान है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं है। दिमाग में उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या क्या लिखा था, क्यों लिखा था, उसके पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसका जो पीछे का मूल था वो क्या था। तो सबसे पहली गलतफहमी से टीचर्स को दूर होना है। क्या गलतफहमी? कि आपने समझाया और बच्चों को समझाया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में आज तक कोई ऐसा बंदा पैदा ही नहीं हुआ जो किसी को समझा सके और वो जो समझाए वो सामने वाले को समझ में भी आ जाए। पॉसिबल ही नहीं हुआ ऐसा। अगर ऐसा हो पाता तो एक टीचर 40 से 40 बच्चों को समझा देता। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि समझने की प्रक्रिया अंदर होती है, ये इंटरनल प्रोसेस है, ये इंडिविजुअल प्रोसेस है, इसमें किसी दूसरे का लेना देना नहीं है। इसमें अब इस वीडियो को देख करके आपको जो बात समझ में आएगी ये टोटली आप पर डिपेंड करती है, ना कि मुझ पर। इसका मतलब अगर आपको कोई बात समझ में आ रही है तो उसमें श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने उस बात को समझाया, ना कि मुझे कि मैंने वो चीज आपको समझाई है। मैंने तो सिर्फ बताने का काम किया, मैं तो एक मीडियम मात्र हूं, एक माध्यम मात्र हूं कि मैंने आपको वो बातें आप तक एक्सप्रेस करी, आपको परोस के दी। अब उन बातों में समझ में कितना आता है ये टोटली आपके ऊपर। ठीक ऐसे ही आप जब क्लासरूम में होते हैं, जब आप चीजें समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो आप चीजों को बस एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप बच्चों के सामने उन चीजों को रख रहे हैं, और वो कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है टोटली बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर क्लास में कोई बच्चा 95% लेकर आ रहा है तो ये उस बच्चे को क्रेडिट जाता है, क्योंकि ये उस बच्चे के ऊपर था टोटली डिपेंडेंट। और किसी बच्चे के 40% आ रहे हैं तो ये भी उस बच्चे के ऊपर ही डिपेंड था। तो इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है। किसी बच्चे को टॉपर बनाने में या एवरेज बनाने में किसी टीचर का कोई रोल कभी था नहीं, ना कभी हो सकेगा। रोल होगा हमेशा स्टूडेंट का, हमेशा सीखने वाले का। इसको दूसरे पहलू से ऐसा समझा जाए, टीचर का काम बच्चों को समझाने का है या समझने लायक बनाने का है। अगर इन दोनों बातों में जो बारीक अंतर है उसको अगर हम समझ जाते हैं तो हम समझ पाएंगे कि आखिर मूल प्रॉब्लम कहां पर है, जिस पर अभी इंडियन टीचर्स का ध्यान नहीं गया है। सबसे बड़ी समस्या ये कि हम बच्चों को समझाने में लगे हुए, हम चीजें बहुत सारी परोस कर देने में लगे हुए। इसको हम लोग कहते भी ना कई बार फीडिंग मेथड, कि बच्चों को हम बहुत अच्छे से फीड करके दे रहे हैं। तो फीड करना मतलब बच्चों को समझाना। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं बच्चे को समझने लायक बनाना। अगर आपने बच्चे को समझने लायक बना दिया तो वो अपना सिलेबस, अपने चैप्टर्स, अपने टॉपिक्स को खुद समझ सकता है। तो सही मायने में गुरु का, एक शिक्षक का काम क्या है? बच्चे को समझाने का या समझने लायक बनाने का। और एक चीज और, क्या बच्चों को समझाकर समझने लायक बनाया जा सकता है? ये दोनों एक ही काम है या अलग अलग काम है? ये दोनों टोटली डिफरेंट काम है। किसी को समझाना और किसी को समझने लायक बनाना, ये बिल्कुल जमीन आसमान जितना अंतर है इन दोनों कामों में। टोटली डिफरेंट काम है, बिल्कुल ऑपोजिट काम है। किसी को समझाकर किसी को समझने लायक नहीं बनाया जा सकता। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे मैं आपको चाय बना बनाकर अगर पिलाता रहूं तो क्या आपको चाय बनानी आ जाएगी? यकीनन जिंदगी में कभी नहीं आएगी। आपको चाय बनानी तभी आएगी जब आप खुद चाय बनाना सीखेंगे, जब आप खुद चाय बनाएंगे। ठीक ऐसे ही बच्चों को अगर समझाते रहेंगे तो बच्चे कभी समझने लायक नहीं बन पाएंगे। अगर आप बच्चों को समझने लायक बनाना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है। इसके लिए बच्चों को मेकर बनना पड़ेगा, इसके लिए बच्चों को आगे आना पड़ेगा, बच्चों को सारा काम करना पड़ेगा। तो इन दोनों बातों में अंतर को समझिए कि टीचर का काम समझाने का नहीं बल्कि बच्चों को समझने लायक बनाने का है। अब क्योंकि हिंदुस्तान में अभी तक कोई ऐसा मेथड नहीं था, अभी तक कोई ऐसा टीचर्स को गाइड करने वाला नहीं था कि वो बच्चों को समझने लायक कैसे बनाए, इसीलिए हर टीचर समझा ही रहा था। टीचर्स को लगता है कि उनका काम है किसी सब्जेक्ट के टॉपिक को बढ़िया से एक्सप्लेन कर देना और बच्चे उस टॉपिक को समझ जाएं और फिर उसके बाद उसको लिख लें, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लें और एग्जाम में अच्छे से उसको लिखाएं और उनको मार्क्स मिल जाए और वो अगली क्लास में चले जाएं। तो टीचर्स एक सब्जेक्ट तक फिक्स होकर रह गए, वो एक पर्टिकुलर जो सिस्टम था उसमें उलझ करके एक लूप में फंस करके रह गए, जहां पर उनको लगता है कि बच्चों को किसी सब्जेक्ट में अच्छा बना देना टीचर का काम है, जहां पर उनको लगता है कि इस सब्जेक्ट में बच्चे अगर मार्क्स अच्छे गेन कर लेते हैं तो हाँ मैं एक अच्छा टीचर बना दूंगा, जबकि ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। एक टीचर का काम किसी सब्जेक्ट में बच्चे को अच्छा बनाना नहीं है, बल्कि एक टीचर का काम है बच्चे को जिंदगी में अच्छा बनाना, जिंदगी के सब्जेक्ट में अच्छा बनाना। और वो जिंदगी के सब्जेक्ट में तब अच्छा बना पाएगा जब वो जिंदगी को जीते कैसे हैं ये सिखा पाएगा। तो टीचर का काम समझाने का नहीं है, किसी चैप्टर टॉपिक को समझाने का नहीं है। उसके लिए तो बच्चा खुद ही कर सकता है, बच्चा खुद ही पढ़ लेगा। अगर उस टॉपिक को जो बुक्स में दिया हुआ है, जो चैप्टर दिए हुए हैं, जो नोट्स दिए हुए हैं, बच्चा अगर उस बुक को खुद स्टडी कर ले तो उसमें बहुत सारी चीजें उसको समझ में आ जाएंगी।
तो आपका मूल काम है, आपका मेन काम है कि बच्चे को समझने लायक कैसे बनाएँ, इसके ऊपर ज़ोर देना और बच्चे को वो प्रोसेस सिखाना। एक होता है मटेरियल, एक होता है मेथड। आपका काम बच्चे को मटेरियल देने का नहीं है, वो ऑलरेडी गूगल पर बहुत सारा अवेलेबल है। आपका काम बच्चे को मेथड देने का है कि उस मटेरियल का बच्चा इस्तेमाल कैसे करे। जैसे कंप्यूटर में एक सिंपल प्रोसेस होता है ना, आईपीओ का, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इनपुट आज की डेट में गूगल पे बहुत सारा अवेलेबल है। बहुत सारा डेटा ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट बुक्स में, हमारे गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वीडियोस के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेजेस के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में, बहुत सारा कुछ अवेलेबल है। तो इनपुट की कमी नहीं है, कमी है उसको प्रोसेस करने की, कमी है उसको समझने की, कमी है बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल को कैसे बढ़ाएं इसको न जानने की। तो अगर बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा दिया जाएगा तो जितना सारा इनपुट है बच्चा उसका सही इस्तेमाल करेगा, उसको सही से प्रोसेस कर पाएगा और आउटपुट तो फिर मिल ही जाएगा। तो हम अक्सर इनपुट के चक्कर में पड़ जाते हैं या आउटपुट के चक्कर में पड़ जाते हैं, और हम बीच की जो चीज है, जो प्रोसेस है, जो मूल चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो टीचर्स को ये समझना है कि वो मटेरियल के चक्कर में ना पड़े, बच्चे को बहुत अच्छा परोस के देने के चक्कर में ना पड़े। जैसे वो चाय का एग्जांपल है ना, तो वो सोने के कप में चाय परोस के ना दें, चांदी के कप में चाय परोस के ना दें, कुल्हड़ में परोस के ना दें, बल्कि बच्चे को ये सिखाएं कि चाय बनती कैसे है, बल्कि बच्चे को ये सिखाएं कि समझते कैसे हैं। अब आप ये तब सिखा पाएंगे जब आपको ये पता हो कि समझा कैसे जाता है। मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में, ट्रेनिंग्स में टीचर्स से पूछता हूँ कि ठीक है, आपने किसी चैप्टर के टॉपिक को समझा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो समझते कैसे हैं, कैसे आपने उसको समझा? तो टीचर कहते हैं कि मैंने पढ़ा था, मैंने ये किया था, फिर मैंने वो किया तो मुझे समझ में आ गया। वो क्या किया था वो क्लैरिटी नहीं है। हमको ये तो पता है कि मुझे कैसे समझना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि समझने का तरीका क्या है और मैं किसी दूसरे को समझने लायक कैसे बनाऊँ। अब क्योंकि हमें ये तरीका नहीं पता हो तो इसीलिए हम बच्चों को भी वो तरीका नहीं दे पाते, इसीलिए वहाँ पर ये चीज़ें अटक के रह जाती हैं, वहाँ पर ये फ़ॉल्ट हो जाता है। तो अभी आपको सीखना है कि बच्चे को समझने लायक कैसे बनाया जाए, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल को कैसे डेवलप किया जाए। अगर आपने बच्चे के समझने के स्तर को बढ़ा दिया, अगर आपने बच्चे के अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा दिया, तो बच्चा अपने सिलेबस को खुद से तैयार कर सकता है, खुद से समझ सकता है, और यकीन मानिए 3 से 6 महीने में बच्चा अपना सिलेबस खुद से पढ़कर खुद समझ सकता है, उसे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने हज़ारों हज़ार टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है, इंडिया के अलग-अलग लगभग-लगभग 15 से 16 स्टेट्स में, सैकड़ों स्कूलों में जाकर के ट्रेनिंग दी है, और मेरी बहुत सारी वर्कशॉप्स में मैंने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इतने कैपेबल बन चुके हैं कि आप उन्हें कोई भी सिलेबस दें, कोई भी बुक दें, तो वो खुद से समझ सकते हैं और आपको समझाने में कैपेबल हैं वो, कि एक टीचर जैसे एक्सप्लेन करता है वैसे ही वो बच्चे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हर बच्चे में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो समझ सकता है, बशर्ते उसको जगाने की बात है। जैसे हम सभी ने वो कहानी सुनी है ना कि हनुमान जी के अंदर ताकत तो बहुत थी, लेकिन उस वो भूल गए थे अपनी ताकत को। फिर जामन जी आए और उन्होंने हनुमान जी को अपनी ताकत याद दिलाई, तो हनुमान जी फिर से अपनी ताकत को पहचान पाए और वो सर्वशक्तिमान बलशाली के रूप में काम कर पाए, राम का काम कर पाए। तो ऐसे ही हिंदुस्तान में जितने भी जो बच्चे हैं, वो सब हनुमान की तरह हैं, जिनके ऊपर अथाह ताकत है, जिनके पास शक्ति का भरमार है उनके पास में, लेकिन वो सभी अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं। और एक टीचर का काम था वो जामन के रूप में बच्चों के अंदर लगे हुए उस जाम को खोल देना, ताकि वो फ्लो स्टेट में बह सकें। लेकिन कमी ये हो गई कि टीचर्स को खुद अभी ये नहीं पता चल पाया कि वो कैसे फ्लो स्टेट में बहें, वो कैसे खुल करके चीज़ों को एक्सप्रेस करें, तो वो बच्चों को कैसे करा पाएंगे। तो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करना है। अभी मूल बात ये है कि बच्चों के समझने के स्तर को हमें बढ़ाना है, और वो कैसे बढ़ाना है, इसके लिए सिंपल सा 5 स्टेप का प्रोसेस है। 5 स्टेप अगर ये बच्चे फॉलो करते हैं, बच्चे या कोई भी फॉलो करता है, तो वो अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ा सकता है। 5 स्टेप को बोलते हैं स्टडी प्रोसेसिंग मेथड। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बच्चे अगर इन मेथड्स को सीख जाते हैं, इस स्टेप को फॉलो करते हैं, तो उन्हें याद करने या रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वो चीज़ों को याद नहीं करेगा, वो रटेगा नहीं, बल्कि चीज़ों को समझेगा। और क्योंकि समझा है तो फिर उसमें याद करने जैसा कुछ है नहीं, और जब याद ही नहीं किया तो फिर रिवीजन की ज़रूरत कहाँ पड़ जाएगी, राइट? तो 5 स्टेप के मेथड के ऊपर हम बात कर रहे हैं। 5 स्टेप में कौन-कौन सा स्टेप्स है? सबसे पहला स्टेप है रीड। किसी भी चैप्टर टॉपिक को बच्चों को एक बार रीड करना है। रीड करने के बाद है पिक्चराइज, यानी कि जो भी चैप्टर या टॉपिक बच्चे ने पढ़ा है, अब उसे बच्चे को पिक्चराइज करना है। सपोज करिए वहाँ पर सेंटेंस था कि राम बाजार जाता है और वहाँ जाकर एक पेंसिल खरीदता है। तो बच्चे ने कार्टून टाइप का ड्राइंग बनाया, एक लड़का सा बनाया स्टिकमैन का, एक रास्ता बनाया, शॉप्स बना दी, और वहाँ पर जाकर के एक पेंसिल खरीदते हुए दिखा दिया। इस तरीके से हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें बच्चे को पिक्चराइज करना है। पिक्चर्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि आप
आपको पता है, हमें पता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि भाई हमारे माइंड में पिक्चर्स ही रहते हैं, हमारे माइंड में वर्ड्स रहते नहीं है। लेकिन हमारी पूरी जो स्कूली पढ़ाई है वो वर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर वर्ड्स के फॉर्म में लिखा रहे हैं, नोट्स वर्ड्स के फॉर्म में लिखा रहे हैं, हम जितना कुछ बोल रहे हैं सब वर्ड्स के फॉर्म में। यानी कि जब पूरी पढ़ाई है वो वर्ड्स के फॉर्म में है, जबकि माइंड को समझ पिक्चर्स आती है। अब क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, इसीलिए बच्चों को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म रह ही नहीं रही, इसीलिए वो नॉलेज में कन्वर्ट हो ही नहीं पा रही, इसलिए वो प्रोसेस ही नहीं हो पा रही। अब भाई बकरी को अगर घास की जगह पत्थर खिलाओगे तो वो थोड़ी डाइजेस्ट कर पाएगी। ऐसे ही माइंड को अगर पिक्चर की जगह पे वर्ड्स दोगे तो थोड़ी माइंड उसको प्रोसेस कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको वर्ड्स को पिक्चर्स में कन्वर्ट करना है। इन्हीं पिक्चर्स में कन्वर्ट करने को कहते हैं इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन स्किल, कल्पना शक्ति का विकास होना। आपने देखा होगा बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात को कहते हैं, बड़े बड़े ड्रीमर्स फिलोसोफर्स इस बात को कहते हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा इमेजिनेशन पावर है, कल्पना शक्ति होगी, वो उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव होगा। एल्बर्ट आइंस्टीन इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, जहाँ पर वो क्रिएटिविटी को एंडोर्स कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी को एनहेंस किया जाए, डेवलप किया जाए, और वो कैसे होगी, इमेजिनेशन से होगी, कल्पना से होगी। तो बच्चों को वर्ड्स को पिक्चर्स में कन्वर्ट करना सिखाना है। जो भी चैप्टर टॉपिक है उसको बच्चे पिक्चर्स में कन्वर्ट करें। पिक्चर्स में कन्वर्ट करने के बाद बच्चे उसे क्वेश्चनाइज करें, यानी रीड, पिक्चराइज, देन क्वेश्चनाइज। क्वेश्चनाइज मतलब अब बच्चों ने जो पिक्चर्स फॉर्म में अपना पूरा फॉर्मेट तैयार किया है उस चैप्टर को, यानी वो जो वर्ड फॉर्म में जो चैप्टर था उसको पिक्चर फॉर्म में जब कन्वर्ट किया, अब इसके बाद में बच्चे उसमें से अपने क्वेश्चंस जनरेट करें। अभी तक होता ये था कि राइटर के क्वेश्चंस है जो बुक के पीछे राइटर ने दिए, या टीचर के क्वेश्चंस है जिन्हें बच्चा लिख ले रहा है और उनके आंसर टीचर लिखा दे रहे हैं या बच्चे बुक से देख करके लिखते रहे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चा उन पिक्चर से खुद के क्वेश्चंस बनाएगा। एक सिंपल सा सवाल आपसे ये है कि एक बच्चा वो है जिसने 200 क्वेश्चन आंसर याद किए, एक बच्चा वो है जिसने 100 क्वेश्चंस खुद के बनाए। दोनों में से इनोवेटिव कौन, इंटेलिजेंट कौन, क्रिएटिव कौन? सिंपल सी बात है, जैसे 100 क्वेश्चंस खुद के बनाए, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी इनोवेशंस हुए, डिस्कवरी हुई, क्रिएटिविटी हुई, वो सब उसी ने करी जिसके दिमाग में क्वेश्चन आया, ना कि क्वेश्चन आंसर याद करने वाले ने। क्वेश्चन आंसर याद करने वाला किसी एग्जाम में पास हो सकता है, लाइफ में हमेशा फेल ही रहेगा। क्वेश्चंस जनरेट करने वाला इनोवेटिव होगा, क्रिएटिव होगा, वो कुछ नया इमेजिन करेगा, वो कुछ नया डिस्कवर करेगा। तो अगर आपको क्रिएटिव बनना है, कुछ इनोवेटिव करना है, कुछ डिस्कवर करना है, तो क्वेश्चंस करने हैं। तो हर बच्चा यहाँ पर अपनी पिक्चर्स बनाता है और अपनी पिक्चर्स बनाने के बाद बच्चा खुद से क्वेश्चंस बनाए, उसके मैक्सिमम 15, 20, 30, 40 जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस वो बना सकता है वो क्वेश्चंस बनाए। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जो भी क्वेश्चन वर्ड्स से वो बना सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन है बच्चा उसमें से बनाए। क्वेश्चन बनाने से बच्चे को अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचना आएगा, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग आयामों से कैसे सोचा जाता है ये बच्चे को समझ में आएगा। तो बच्चा 360 में सोच पाएगा, 360 में चीज़ों को समझ पाएगा, राइट। तो बच्चे ने पढ़ा, उसके बाद बच्चे ने खुद के 15-20 पिक्चर्स बनाए, 15-20 खुद से क्वेश्चंस बनाए। अगर बच्चे ने ये काम कर दिया कि खुद से पढ़ करके 15-20 पिक्चर्स बना दिए, 15-20 क्वेश्चंस बना दिए, क्या उन क्वेश्चंस के आंसर याद करने पड़ेंगे? जाहिर सी बात है, नहीं करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो पिक्चर्स बच्चे ने खुद बनाए, वो क्वेश्चंस बच्चे ने खुद बनाए। जब क्वेश्चंस खुद के हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर खुद है, तभी तो क्वेश्चंस बना पाया। तो अगर खुद पढ़ लिया, खुद पिक्चराइज कर लिया, खुद क्वेश्चंस बना लिए, तो उसे आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद चौथा काम उसको करना है, वो करना है एक्सप्लेन करना। क्लासरूम में ना 2 जगह होती है, एक होता है बेंच, एक होता है बोर्ड। सीखने की सही जगह कौन सी, बेंच या बोर्ड? ऑब्वियस सी बात है बोर्ड। कॉन्फिडेंस कहाँ पे डेवलप होगा, बेंच पर बैठकर या बोर्ड पर आकर? ऑब्वियस सी बात है बोर्ड पर आकर। एज अ टीचर जब हम स्टूडेंट थे तो क्या हमारे पास कॉन्फिडेंस था? क्या हमें तब उतनी सारी चीजें आती थी जितनी आज आती है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं आती। आज हमें बहुत सारी चीजें आती है, हमारे पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि हमने बोर्ड पर आना शुरू किया। जब आपने भी इस चीज को फील किया होगा कि जब आप डे 1 टीचिंग करने आए थे, तो जब आप बोर्ड पर आए थे तो आप भी थोड़ा सा घबरा रहे थे, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस की कमी थी, आप भी लैक कर रहे थे कॉन्फिडेंस से। लेकिन जैसे जैसे आप बोर्ड पर आते रहे, जैसे जैसे आपने क्लास का सामना करते रहे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, वैसे वैसे आपकी नॉलेज परमानेंट होती चली गई, आपकी नॉलेज बढ़ती चली गई। सेम थिंग बच्चों के साथ में, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को कॉन्फिडेंट आए, बच्चों को परमानेंट नॉलेज हो, तो आप बच्चे को बोर्ड पर लेकर आइए। हर बच्चा हर दिन बोर्ड पर आना चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर बच्चे को परमानेंट नॉलेज चाहिए, अगर बच्चे को हाई कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसको बोर्ड पर लेकर आना है। तो हर बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, जो भी उसने पिक्चर्स नोटबुक पे बनाई है उसको वो बोर्ड पर आएगा, बनाएगा और एक्सप्लेन करेगा। यानी सुनाने वाला, एक्सप्लेन करने वाला, एक्सप्रेस करने वाला होगा बच्चा और सुनने वाला होगा टीचर। सोच कर देखिए, अगर किसी क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं और उनमें से एक बच्चा एक्सप्लेन कर रहा है, बाकी के 39 बच्चे सुन रहे हैं और टीचर साथ में सुन रहा है, तो उस बच्चे को कॉन्फिडेंस किस लेवल पर जाएगा। और अगर सारे के सारे बच्चे इस तरीके से सुनाने लगे, रोज के रोज सुनाने लगे, तो सोचिए उन बच्चों को कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा, उन बच्चों की नॉलेज किस लेवल पर होगी, कितने क्रिएटिव होंगे, कितना माइंड शार्प होगा उन बच्चों का, राइट। तो हर बच्चे को बोर्ड पर लेकर आना है, उसे एक्सप्लेन करना सिखाना है, उसे एक्सप्रेस करना सिखाना है।